प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो वहाँ आना चाहते थे। कहा जाता है कि आपने उनको आने से रोक दिया था। मुझसे वो कहते तो मैं तो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के वहाँ हाजिर हो जाता। अच्छा, उस समय के आपके जो मित्र थे वो छोड़ करके गए? जो लोग गए हैं अभी वहाँ वो सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर है। यहाँ तो नेता थे। मैं जानता हूँ कि हम पर सीबीआई का केस क्यों प्रारंभ किया गया है। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी को उस दिन उछलने दीजिए। हरीश रावत जी कई लोगों से नाराज़ हैं, कई लोग हरीश रावत जी से नाराज़ हैं। क्या उनको हरीश रावत जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हरीश रावत जी ने रस्सी ढीली छोड़ दी है? कभी पूछ सको तो जरा मोदी जी और अमित शाह जी से पूछिए कि भाई आप लोग क्यों हरीश रावत से नाराज हैं। आप लोगों के दिल में ऐसे क्या खटास हो गई कि लोग इस बात को सोच के अचंभे में हैं कि आखिर ये दोनों लोग जो एक ही शरीर के दो छाए थे। जब रामनगर वो लगा हुआ था बट्टा नामांकन करने के लिए, मुझसे कह दिया गया जाओ लाल कुआं की तरफ को जाओ। आप हमेशा इस सवाल को टालते रहते हैं, आज इस सवाल का सही जवाब दे दीजिए। उत्तराखंड कांग्रेस में जो आपसी कलह है किस हद तक बढ़ चुकी है? दोस्तों, आज की शख्सियत में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको अपनी पहचान बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उत्तराखंड कांग्रेस के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। हम बात कर रहे हैं हरीश रावत की। हरीश रावत जी से आज हम बात करेंगे उनके तमाम पॉलिटिकल करियर को लेकर के और आने वाले तमाम चीज़ों को लेकर। सर, आपका स्वागत है। सर, आपसे पहला सवाल, मुख्यमंत्री रहे आप, केंद्रीय मंत्री भी रहे, उत्तराखंड में कौन सी ऐसी चीज़ अभी रह गई आपके मन से जो आप करना चाहते थे और वो नहीं हो पाया? जो मेरी सोच उत्तराखंड राज्य के लिए थी, मैं कुछ शुरुआती काम कर पाया। जो उसका फेज़ 1 है उसको ही थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर पाया, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल कल्चरल डेवलपमेंट का। जो अग्रिम हिस्सा था वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। यदि मेरे पास 1-1.5 साल और होता तो मैं पहले हिस्से को पूरा कंप्लीट करता और दूसरे हिस्से को इम्प्लीमेंट करता। मेरा मानना ये था कि उत्तराखंड में यदि हम ठीक से काम करें तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय को हम 5 से 6 लाख तक उन जिलों में जो हमारे हार्ड जिले हैं वहाँ पहुँचा सकते हैं। और जो हमारे अच्छे जिले हैं आगे बढ़े हुए, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इन जिलों के अंदर जो है हम इसको 10 लाख के पार कर सकते हैं, जो देश के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही अच्छा मापदंड होता और उससे लोगों की खुशहाली आती। और जब मैं प्रति व्यक्ति औसत आय की वृद्धि दर की बात इसलिए करता हूँ कि वो एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य बनाते हैं। हम आज जब कहा जाता है ना कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स को नापने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास इतने साधन उपलब्ध हों। और साधन तब उपलब्ध होंगे, पैसा तब आएगा, आमदनी तब बढ़ेगी जब राज्य ग्रो करेगा, ग्रोथ होगी। और ग्रोथ वो नहीं जो है पिरामिडी नहीं, उसको जो है ना उसकी शंक्वाकार नहीं बल्कि जो है हॉरिजेंटल हो, फैलाव में हो। और हमने उसी के लिए सारी प्लानिंग की, सारी चीज़ें की, छोटी पहले हमने उनको भी फोकस किया, बड़ी बड़ी चीज़ें भी की, दोनों का समन्वय बिठाने की कोशिश की। हमने टेक्नोलॉजी, संस्कृति और इन्वायरमेंट का और आदमी की मेहनत करने की कैपेसिटी का समन्वय करके जो है हमने एक रूपरेखा बनाई। तो उन कामों को जो है एक अधूरा रह गया। तो मैंने इसीलिए 2017 में लोगों से कहा था कि हमको मौका दीजिए। 2022 में एक संयुक्त नेतृत्व के तौर पर इन्होंने पेश किया क्या होता क्या नहीं होता। यदि मौका मिलता हम 2022 में 1-2 साल में उसको रखते हैं। मेरा मानना है कि यदि हम पार्ट 2 उसका
इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते तो फिर उत्तराखंड के अंदर जो आज ये निराशा, बड़ा भारी पलायन, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो बिखराव दिखाई दे रहा है, सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि सांस्कृतिक बिखराव भी दिखाई दे रहा है, ये बिखराव नहीं होता। अच्छा रावत जी, आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी या आपसे पहले जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी उत्तराखंड की आय बढ़ाने के बारे में कोई नई चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट की। जैसे उत्तराखंड की आय के स्रोत बहुत सीमित हैं, जिनमें खनन और दूसरा पर्यटन है। पर्यटन में इतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या लाखों की बजाय करोड़ों में हो चुकी है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो या फिर पर्यावरण वाला पर्यटन हो। लेकिन इसको लेकर के किसी भी तरह से जो तैयारी होनी चाहिए थी सरकार की, वो कोई तैयारी ठोस दिखाई नहीं पड़ती है रोड मैप पे। देखिए, हमने पर्यटन को डिसेंट्रलाइज किया। हमने नैनीताल, ऋषिकेश, मुनि की रेती और मसूरी से बियॉन्ड आगे लेकर के चले। हमने दूर मुनस्यारी को फोकस किया, हमने दूर गुंजी, दूसरे क्षेत्रों को आप देखेंगे। हमने होम स्टे का जो कंसेप्ट स्टार्ट किया, वो स्टार्ट किया कूटी, गुंजी, इन एरियाज को लेकर के जो है। हमने अपने बुग्यालों को जब फोकस किया तो हमने नामचीन बुग्यालों के बजाय जो है हमने द्यारा बुग्याल जैसे जो है उत्तरकाशी के दूसरे बुग्यालों को, और उसमें क्या किया, हमने कहा वो घी दूध की होली का इस तरीके के आइटमों के जरिए जो है उन बुग्यालों में फोकस लेकर के आए। आप ये समझिए कि राज्य को ट्रैकिंग पैराडाइज बनाने के लिए हमने शुरुआत की, हितो केदार अभियान प्रारंभ किया, और उसमें हमने हर साल एक ट्रैक रूट को जो है ट्रैक रूट ऑफ द ईयर के तौर पर चिन्हित किया। हमने कहा इसको हम लाएंगे और इसको इंटरनेशनल फोकस तक हम लेकर के जाएंगे। और साहसिक पर्यटन के लिए मुनस्यारी के अंदर खलिया टॉप जैसी जगह से हमने माउंट बाइकिंग स्टार्ट करवाई, और उसके लिए फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को पार्टनर बनाया। हमारे पास जंगलों में अथाह जो है आकर्षण शक्ति है। उस आकर्षण शक्ति का हम केवल एक कॉर्बेट में या राजा जी पार्क में इसमें कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, इसको और एक्सपेंड करो। हमने सारे उसको किस तरीके से हम अपने हॉर्टी और अपने फॉरेस्ट दोनों को जोड़ सकें, अपने बगीचों को और अपने जंगलों को जोड़ सकें, उसके लिए एक कॉरपोरेशन, इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टार्ट किया। और ये सारी जितनी फॉरेस्ट की और इनकी संपत्तियां हैं, इनके साथ एक जुड़ाव बना करके हमने कहा ये करेंगे, क्योंकि जिस राज्य के अंदर 71% एरिया के अंदर जंगल हों और आप जंगल आपकी आर्थिकी में कोई योगदान ही नहीं ले पा रहे हों, तो कहाँ से नए स्रोत जुड़ेंगे। पानी हमारा बड़ा भारी स्रोत था, इसीलिए हमने वाटर टैक्स की स्कीम शुरू की, जो अब लिटिगेशन में है मामला, ये लड़ नहीं पा रहे हैं। हमने आमदनी बढ़ाने के जो प्रयास किए, उन प्रयासों का नतीजा था कि हमारी जो राजस्व वृद्धि दर थी हमारे कार्यकाल में, वो बढ़ करके 19.5% तक पहुंची। माइनस से 2014 में माइनस में थे, वहाँ से ले करके 19.5%। कर्नाटक के बाद वार्षिक राजस्व वृद्धि दर जो है हमारी सरकार के वक्त में सर्वाधिक थी। आज मुझे खुशी होती है जब मैं देख रहा हूँ जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, तो फिर हमारी राजस्व वृद्धि दर ऊपर की तरफ को जा रही है। लेकिन वो केवल जीएसटी आधारित है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। कंजम्पशन से जो है उन जो जीएसटी का लाभ है वो उससे हमारी आमदनी बढ़ रही है, मगर हमने नए स्रोत आइडेंटिफाई नहीं किए। आपका सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल माकूल है। और हमने जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने मुख्यमंत्री बनने के 1 या 2 महीने के अंदर ही रिसोर्सेज आदि को लेकर के एक शीर्ष बैठक की थी, जिसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी बुलाया था। यहाँ तक कि उत्तराखंड क्रांति दल के
काशी सिंह हैरी जी इत्यादि उसके काउंसिल के मेंबर्स थे सब लोग जो है। हमने कहा हम सबकी एक्सपर्टाइज को लेंगे, एक जो कॉमन सेंस भी होता है उसका भी उपयोग करेंगे और उसको आधार बना करके हमने राजस्व फोकस में किया। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ये भी कर रहे हैं मगर अब ये केंद्र के पास देर में जा रहे हैं। दूसरा क्या है, जो केंद्रीय परियोजनाएं हैं, बाह्य सहायता आधारित परियोजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन इनका कमज़ोर है। हम तो करते ये थे कि एक तरफ इम्प्लीमेंटेशन को पर्सनली मॉनिटर करते थे, दूसरी तरफ नहीं कभी हमने दिल्ली की मेज़ में खाली रखी ही नहीं जब हमारे प्रस्ताव ना हो वहाँ नए नए एरियाज़ के अंदर जो है। और हम कोई एक दो डिपार्टमेंटों को नहीं छांटते थे, हम सभी डिपार्टमेंटों को छोटे छोटे, यहाँ तक कि साइंस टेक्नोलॉजी जैसे अर्थ डिपार्टमेंट जैसे जो है, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हमने कहाँ से हमको कुछ रिसोर्स मिल सकते, कुछ योजना लाई जा सकती है, हम उन योजनाओं को लाए और उसको लाए नहीं, उनको इम्प्लीमेंट किया। हमारा इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट था, देश के अंदर सर्वोच्च इम्प्लीमेंटेशन था हमारा जो है, राइट फ्रॉम PMGSY टू जो है जो बाह्य सहायता आधारित हमारी परियोजनाएं थी। आज मैं देखता हूँ कि वो मॉनिटरिंग है ही नहीं। अब आज मॉनिटरिंग होगी कहाँ से, जब आप देख रहे हैं हमारी सड़कों की दशा। जब आप सड़कों को देख लीजिए तो इस सरकार को समझने के लिए ये कितना काम कर रही है, उसको समझने के लिए सड़कों का आईना ही काफ़ी है। अच्छा हरीश रावत जी, आपकी सरकार का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। 2017 से पहले जब एक आपदा आई थी उत्तराखंड में, आप मुख्यमंत्री बने थे उस समय, तो जो हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो वहाँ आना चाहते थे। तो कहा जाता है कि आपने उनको आने से रोक दिया था और शायद इसी बात का गुस्सा था कि 2016-17 में आपकी सरकार गिराई गई। क्या ये सच है? नहीं, मैंने नहीं रोका, कभी नहीं। यदि मुझसे वो कहते तो मैं तो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के वहाँ हाजिर हो जाता, राज्य का जो है। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था, उस समय श्री विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे और जो आज उनके काफ़ी प्रिय है क्योंकि उन्होंने हमारी सरकार को गिराने में दल बदल करवाने में मदद की थी। तो इसलिए ये बात सच है ना कि कुछ कहीं नहीं रोका गया था उनको आने से? हाँ, ये बात सच है कि उस समय के मुख्यमंत्री ने रुचि नहीं ली और मेरा अपना मानना है कि रुचि ली जानी चाहिए थी। और उसके बाद मैं उनको आमंत्रित करने के लिए गया था और राहुल गांधी जी को जब आमंत्रित किया था तब मैंने उनको भी आमंत्रित किया था, और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं समय देखूँगा कब मैं आ सकता हूँ और मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं मदद करूँगा, मैंने कहा ज़रूर करिए। लेकिन तो मदद की उन्होंने, मगर मदद सरकार गिराने की कोशिश के रूप में आई। अच्छा, उस समय के आपके जो मित्र थे सभी सरकार को धोखा दे करके या कि जो भी कहें वो छोड़ करके गए और काफ़ी लोग उसमें से वापस आ गए। अभी फिर एक माहौल बना हुआ है जब से महाराष्ट्र में एक नया एक देखने को मिला ड्रामा। तो सुनने में आ रहा है कि फिर से उत्तराखंड के कुछ कांग्रेसी विधायक जो हैं भाजपा के संपर्क में हैं और भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड में फिर से एक बड़ा जो है एक नाटक देखने को मिल सकता है। इसमें कितनी सच्चाई, आपको क्या लगता है? वैसे पहली बात तो यह है, उत्तराखंड में कुछ ऐसा होगा नहीं क्योंकि भाजपा में वैकेंसी नहीं है। दूसरी बात यह, यदि भाजपा वैकेंसी बनाती भी है, जो वहाँ गए हैं उनकी क्या हालत है। सतपाल महाराज जो है एक सर, जो यहाँ से वहाँ गए वो तो सारे मंत्री हैं, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सतपाल महाराज। वो कंप्लेंट मंत्री हैं, उनको वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो CR लिखने का और उनका मौका ही नहीं मिल पा रहा। सुबोध उनियाल जी की भी यही शिकायतें हैं और उनकी भी यही शिकायतें हैं। रेखा जी तो बहुत दिनों से तड़पती रही, लेकिन आप उनसे कह दिया भाई जो कुछ करो यहाँ, आप वो सब कर ले रही हैं, तो ज़रा सा हो सकता है वो कुछ संतुष्ट हो गई हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है, बल्कि यशपाल आर्य जी ने वहाँ की वर्णन किया कि वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं था मंत्री के रूप में हम लोगों को जो है। तो इसलिए नंबर 1, जो लोग गए हैं अभी वहाँ वो सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर है। यहाँ तो नेता थे, यहाँ तो पहले 2-3 नेताओं का नाम होता था। अब कई लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ कहते थे नहीं, नंबर 1 पर बैठने के लिए बेचैन थे, वो वहाँ बड़ा मुझे ताजुब होता है कि 17वें 80वें 100वें नंबर पर कहीं पे विराजमान है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए इनकी गति देखने के बाद
कोई गलती कर और फिर कोई गलती करने वाला नहीं है, क्योंकि औरों के पास सबके सामने एक प्रॉमिसिंग संभावनाएं हैं। 2024 की भी संभावनाएं हैं। आज देश के अंदर एक वातावरण परिवर्तन का बनना है, और इस वातावरण में इस बात से जो ये शीट वाइज कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड के अंदर मैं जानता हूँ कि हम पर सीबीआई का केस क्यों प्रारंभ किया गया है, केवल इसलिए प्रारंभ किया गया है ताकि हम ज़रा सा गतिहीन हो जाएं और ज़रा सा मुंह भी हमारा चुप हो जाए। लेकिन हम जानते हैं 2024 के अंदर ये कुछ भी कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि जनता धीरे धीरे अब आकलन कर रही है ना, और आकलन के बाद जनता इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि हम तो केवल जुमले ही कर रहे हैं, और इस सरकार के बाद बताने के लिए और है क्या। एक हिंदू मुसलमान के अलावा पिछले 9 सालों के अंदर कोई और कहानी नहीं सुनी, कोई लोरी सुनी, कोई कविता सुनी, कोई गज़ल सुनी, कोई शेर सुना, कोई दोहा चौपाई सुनी। केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और परिणाम क्या है? मैं दिन से कहता हूँ, कितने पहले कहते थे बांग्लादेशी बांग्लादेशी, अब ज़रा सा आसाम में बताओ बल, तुम 9वां साल है, आसाम में बताइए जितने हिंदू निकाले गए हैं वहाँ से, उससे कम मुसलमान फॉरेनर डिटेक्ट हुए हैं, हिंदू ज़्यादा डिटेक्ट हुए हैं। और आज डिटेंशन कैंप्स में हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान तो कुछ नामात्र को है। और हमारे समय में 14,000 बांग्लादेशियों को देश भर में हमने आइडेंटिफाई करके बांग्लादेश को वापस भेजा था। ये एक भेज पाए हुए, एक बता दे, क्योंकि इनको ये जैसे ही कुछ भेजेंगे, बांग्लादेश यदि कुछ रिजेंट करेगा तो इनमें नैतिक बल नहीं है, क्योंकि इनकी छवि दुनिया में मुसलमान विरोधी बन गई है। तो ये मुसलमान की यदि कहीं दोषपूर्ण भी तरीके से भी आ रहा है, भाई क्यों आएंगे हमारे देश में? कोई खुला वो थोड़ी है कि जहाँ से आना चाहो तुम आ जाओ। हमारे आर्थिक हित है, हमारे सामाजिक हित है, हम नहीं वो करेंगे। मगर ये इनमें नैतिक बल नहीं है कि उसको रोक सके। ये तो केवल हिंदू मुसलमान का विद्वेष का जहर पैदा करना चाहते हैं, ताकि, और इससे अब हिंदू एक बात को समझने लग गया है, जब रहना यही है तो भाई भाई कहना है। कहाँ जाएंगे? मतलब ये बताइए, जो जितना यहाँ देश के अंदर 27 करोड़ 28 करोड़ जो भी मुसलमान भाई हैं, कहाँ जाएंगे? कहीं कोई कल्पना कर सकता है? और आज की दुनिया के अंदर कोई 500 लोगों को, ये तो हो सकता है 20-22 करोड़ हो सकता है 25 करोड़ हो, जो भी संख्या में नहीं जा रहा हूँ, तो कोई कल्पना की जा सकती है। और हासिल क्या करने जा रहे हैं हम? लोगों में छवि बना करके कि साहब ये गलत काम करते हैं। हम अपनी ही तो छवि को खराब कर रहे हैं, अपने देश की, अपनी कानून व्यवस्था की, अपने समाज की। तो इसलिए लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। अच्छा रावत जी, जल्द ही सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और मुख्यमंत्री, हमारे युवा मुख्यमंत्री काफ़ी तेज़ी से इसके लिए लगे हैं। अभी उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्टर से मुलाकात भी की है। और यूसीसी का जैसे बताया जा रहा है, सूत्रों के जैसे हवाले से पता चल रहा है कि जल्द ही शायद इसी महीने उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी जो है, जो कॉमन सिविल कोड है, उस मामले में मोदी जी और अमित शाह जी करना चाहते हैं, और नाच रहे हैं देहरादून में। सिधामी जी कह रहे हैं मैंने तो बना दिया, मैंने गठन कर दिया है, फला सिफारिश आ गई, आगे धारा 2 आर्टिकल 254 पढ़ी है संविधान का, जो है वो क्लियर कहता है कि जो समवर्ती सूची के विषय है उनमें जब केंद्र कानून बनाएगा तो राज्य के अंदर जो कानून है भी वो बेकार, निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इनका तो ये डॉक्यूमेंट ही जो है, ये तो पैदा होने से पहले ही एबॉर्शन हो रहा है। इसका तो एबॉर्शन कर दिया अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, ये कह करके कि हम जो है वहाँ ला रहे हैं। उन्होंने तो उत्तराखंड को टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया कि देखें तो यूसीसी वाला कैसे चल सकता है। इनसे कहा धामी जरा सा उछालो तो करके इन्होंने मामले को उछाला। तो
अब उन्होंने सोचा कि भाई बन रहा है ड्राफ्ट, वो कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हम दिल्ली में कर लेंगे, और इसीलिए लॉ कमीशन को कह दिया। नहीं तो ये बताइए, जो पहला लॉ कमीशन था इससे पहले वाला, उन्हें कह दिया था कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या ये नए लॉ कमीशन को इसको रेफ़र करने की ज़रूरत थी? तो अब उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है, पूरी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो उत्तराखंड में जो है कॉमन सिविल कोड है, ये कोई अर्थपूर्ण है ही नहीं, इसलिए इसमें मुझसे टिप्पणी लेकर के आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, और मैं भी काहे के लिए समय बर्बाद करूं। और लेकिन सर कुछ दिन हमारे यूसीसी को लेके बड़ा शोर जो मचा है, नहीं, हमारे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी को कुछ दिन उछलने दीजिए, बाकी तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जो होगा, जो सेंट्रल ड्राफ्ट आएगा, जब सेंट्रल ड्राफ्ट आएगा तब हम देखेंगे समाज के विभिन्न हिस्सों में क्या प्रभाव पड़ता है, SC/ST पे क्या प्रभाव पड़ता है, OBC के आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरी चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदिवासियों की परंपराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, महिलाओं को जो अधिकार हमने दिए हैं पहले, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों को उस समय जब वो लाएंगे तो देखते नाचते देखते हैं कब लाते हैं, कब लेकर के आते हैं। अभी तो जो है शादी नहीं की है उन्होंने, जब शादी करेंगे, जब बच्चा पैदा होगा, तभी तो पोते की कल्पना करेंगे, तो हम देखेंगे कब उनका बच्चा आता है, देखते हैं। अच्छा रावत जी, कुछ आखिरी सवाल हैं एक दो मेरे। 2024 का चुनाव बेहद करीब है। हरीश रावत जी कई लोगों से नाराज़ हैं, कई लोग हरीश रावत जी से नाराज़ हैं, तो कुछ छोटे हैं, कुछ साथ के हैं। क्या उनको हरीश रावत जी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हरीश रावत जी ने रस्सी ढीली छोड़ दी है, क्या अब नहीं मनाना? देखो, पहली बात तो यह है, कोई नाराज़ है ही नहीं है, तो आप लोग मना देते हो। खामखा मेरे किसी छोटे भाइयों को, इनको क्यों, मैं किसी से क्यों नाराज़ होने लगा? और फिर अब जब मैंने कह दिया है कि मैं किसी चीज़ का तलबगार ही नहीं हूँ, तो फिर काहे की नाराज़गी? मेरी समझ में यदि कोई नाराज़ है तो बेकार नाराज़ है। वैसे जब मैं तलबगारी नहीं हो, तो बल्कि कभी पूछ सको तो ज़रा मोदी जी और अमित शाह जी से पूछिए कि भाई आप लोग क्यों हरीश रावत से नाराज़ हैं, CBI लेकर के क्यों उसके पीछे पड़े हो? जब मैंने कह दिया मैं तलबगारी नहीं हूँ। अब तो जो है हम एक राजनीतिक फक्कड़ आदमी हैं। हाँ, हमारे 2 कमिटमेंट हैं, एक पार्टी और पार्टी लीडरशिप के साथ, और दूसरा उत्तराखंड के साथ। हमारी पार्टी और पार्टी लीडरशिप पे चोट हो गई तो हम अपनी छाती पे झेलेंगे। हरीश रावत जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सर इस बार? हरीश रावत जी के चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा रहती है। के हितों को चोट पहुँचेगी तो हम प्रखर रूप से उसका प्रतिकार करेंगे। नहीं, हरीश रावत जी के चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा रहती है। इस बार सांसद का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? क्योंकि कई लोगों की नज़र है कि हरीश रावत कहाँ से लड़ेंगे, पहले से वहाँ तैयारी करें। आपके एक पुराने मित्र हैं हरक सिंह रावत जी, वो भी लड़ना चाहते हैं हरिद्वार से। आपका भी नाम गाहे बगाहे आगे आ जाता है, आप वहाँ से लड़े भी हैं, सांसद भी रहे हैं। भाई को मौका देंगे या खुद लड़ेंगे? नहीं, आज मैं पूरा दिन सहारनपुर बिता करके आया हूँ, तो सहारनपुर में थोड़ी लड़ूंगा। कल मैं हरिद्वार में बिताने जा रहा हूँ पूरा दिन, तो हरिद्वार से थोड़ी लड़ूंगा, और उसके बाद फिर अल्मोड़ा जा रहा हूँ, तो फिर अल्मोड़ा से थोड़ी लड़ूंगा। देखिए, कुछ आपके राजनीतिक कर्तव्य हैं, पार्टी ने मुझ में इतना इन्वेस्ट किया है, यहाँ तक पहुँचाया है, तो जिस समय तक मेरी थोड़ी भी उपयोगिता है मैं पूरा करूँगा। बल्कि मैं करण मेहरा जी का इनका बड़ा आभारी रहूँगा, और आप सुझाव दे सके तो इनको सुझाव दीजिए। एक दिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है, उसमें बल्कि 8-10 और जो लोग रह गए हैं हमारे सीनियर लोग, उनको भी सबको बुला ले, एक दिन सोच लें। यदि कह देंगे ये सब लोग कि नहीं यार, जो है हरीश रावत जी अब आप आराम करिए, तो मैं इनको थैंक यू कह दूंगा। अब जिस दिन तक ये नहीं कहते मुझसे कि तुम आराम करो, तो मैं कैसे रुक सकता हूँ? तब तक तो कुछ चलना ही पड़ेगा ना, काम करना ही पड़ेगा। बल्कि ये सुझाव आप दानिश भाई मेरे ऊपर ये मेरी मेहरबानी करेंगे, यदि ये सुझाव उन लोगों को दे करके वो लोग एक दिन बुला करके सब लोग कहे कि वह धन्यवाद, एक आध शॉल वॉल पहना करके, एक आध माला वाला डाल करके मुझको गेट के बाहर तक छोड़ दे। आपके पुराने मित्र ने एक फार्म खोल लिया है वहाँ पर, आपके लिए जामन और काले गेहूँ बोए हैं उन्होंने। आए किसी ने रोटी खाने? रामनगर में आपके एक पुराने छोटे भाई हैं, उन्होंने एक फार्म खोला है, और वहाँ पर जामन, आड़ू, अमरूद, काले गेहूँ उगाए जा रहे हैं। आपके लिए कभी एक दिन वहाँ पे?
मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है, यहाँ तक कि अच्छा सर, एक चीज़ मैं व्यक्तिगत कहना चाहूँगा, आप लोगों का इतना प्रेम, लोगों का आपके प्रति इतना प्रेम, आप लोगों के दिल में से क्या खटास हो गई कि लोग इस बात को सोच के अचंभे में हैं कि आखिर ये दोनों लोग जो एक ही शरीर के दो छाए थे, और कोई दिन था, कोई धूप थी, कोई रात था, एक दूसरे के साए थे, और अचानक से अलग हो गए। आपके अलग होने से कांग्रेस में बड़ी एक फूट सी पड़ी। मेरे मन में किसी के लिए कोई विद्वेष नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है। और एक बात बताओ, माँ बाप अपने हाड़ मांस दूध से परिश्रम से बच्चों को पालते हैं, लेकिन जब बच्चा बोझ समझता है तो बच्चे को पूरा हक है कि वो माँ बाप को उठा करके अलग रख दे। तो अब मैं इस समय एक बोझ हूँ। यदि बीरेंद्र सिंह, आनंद सिंह या समझते हैं, या कोई मेरा भाई समझता है, जगदीश या कोई समझता है कि यार इसका खर्चा पर्चा मुझको उठाना पड़ेगा, कहाँ साले को इस लपड़ को अपने साथ रख करके रखूँ, तो अब माँ बाप का ही फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों को एक बार प्यार से जाके समझाने का। वो समझ रहे हैं। तो और कुछ हो ना हो, मैं लाचार हो करके, वैसे सामान्य तो मैं बड़ा लाचार आदमी हूँ, और मुझको आप हमेशा बड़ी लाचारी की अवस्था में देखेंगे, लेकिन जब जीवन के सामने चुनौतियाँ होती हैं तो मैं चुनौतियों में कभी लाचार नहीं होता। मैं उस समय एक दूसरे तरीके का व्यक्ति होता हूँ। तो हमारे बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएँ हैं, वो खूब फले फूले आगे बढ़े। लेकिन सामान्य तो जो उम्र लाचारी की होती है, तो मैं उस उम्र में जो है यदि लोगों ने ये समझ के कि मैं भार हूँ, तो मैं अपने पाँव पर खड़े होकर के आगे बढ़ूँगा। अच्छा, लास्ट वक्त में रामनगर से टिकट चेंज होना एक बड़ी गलती थी पार्टी की? वो ब्लंडर था। जब मैं कह रहा था मैं नहीं लड़ रहा हूँ, तो पार्टी ने मुझको कहना ही नहीं चाहता। आप 52 टिकट बांटते हैं, 18 रह जाते हैं, तब कहते हैं कि आपको लड़ना है। फिर मैं कहता हूँ मुझको खानपुर दे दूँ, मेरे बेटे ने वहाँ काम किया। आप कहते हैं नहीं, आपकी बेटी बगल में लड़ रही है, आपको खानपुर नहीं दिया जा सकता, उस टिकट को हम किसी को दे चुके हैं। तो मैं कहता हूँ फिर आप, मेरे पास कोई चॉइस नहीं, फिर रामनगर से लड़ा दो फिर आप। और रामनगर में भी विकल्प देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई फलां से बात करिए कि वो उनको वहाँ लड़ा दीजिए, और उनसे बातचीत करने के बजाय आप मेरा नाम अनाउंस कर देते। और अनाउंस करने के बाद जिसको आपने कंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है, आप उसका टिकट यदि बदलेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ होंगे ना। आपने जो है पंजाब से मुझे उत्तराखंड भेजा, कुछ सोची के तो भेजा होगा, नहीं तो पंजाब में आपने मुझसे उतना बड़ा ऑपरेशन करवाया, और उस ऑपरेशन के बाद जब आफ्टर केयर के लिए मेरी वहाँ सख्त ज़रूरत थी, उस समय उतने क्रिटिकल टाइम में आप मुझे उत्तराखंड भेज रहे हैं, तो कुछ तो आपने महत्व समझा होगा। तो उस महत्व के अनुरूप जो है निर्णय होना चाहिए था। और आपने मैं जब रामनगर वो लगा हुआ था बट्टा नामांकन करने के लिए, मुझसे कह दिया गया जाओ लालकुआ की तरफ को जाओ। तो ये है सरकार ना आने की सबसे बड़ी वजह इसी को मानते हैं आप? नहीं, यही नहीं है। ये बड़ा चर्चा का विषय रहा था पूरे भारत में। सरकार न आने के कई प्रमुख कारण हैं। एक तो जो है, जिन लोगों के हाथ में पूरा प्रचार तंत्र था, वो भाजपा के एक झूठ का काउंटर नहीं कर सके। दूसरी बात यह है, जब मैं शुरू से कुछ चीज़ों को कह रहा था, जैसे गैस के सिलेंडर का, बिजली का, आदि का, रोज़गार का, तो लोगों ने, मैं बहुत वेल इन टाइम कह रहा था। उस समय मैं कंपेन कमेटी का चेयरमैन भी नहीं था, लेकिन मैं मुख्यमंत्री रहा था, और मेरी बात की एक वजन था लोगों में। जब मैं कहूँगा कि बिजली 200 यूनिट मुफ्त देंगे, तो लोग समझते थे हो सकता है, और मैं उसको सिद्ध करके कह रहा था। जब मैं कह रहा था हम गैस सिलेंडर में जो है आधे दामों पर देंगे, तो उसके एक मैसेज था। जब मैं कह रहा था कि हम इतने 1000 पद
आपको सृजित करके 27,000 28,000 पद सृजित करेंगे और 2 साल के अंदर ये सब पूरी भर्तियां कर देंगे, तो वैकेंसीज को भर देंगे। तो उसका एक वजन था। तो उस समय जो ये कह दिया जाता था कि साहब पैसा कहाँ से आएगा, और पार्टी ने बड़ी देर कर दी, उन्हीं प्रोमिसेस को सम्मिलित किया अपनी 4 धाम 4 काम के रूप में, लेकिन इतने देर में किया कि वो लोगों तक मैसेज लोगों के दिमाग में बैठ नहीं पाया। लोगों को लगा कि भाई, लोगों को लगा कि यार कांग्रेस की इमेज तो ये बन गई कि कांग्रेस का एक नेता कह रहा है ऐसा करेंगे, दूसरा कह रहा है कहाँ से पैसा आएगा, और तो लोगों को जो है उस कहे पर यकीन नहीं हुआ। और तीसरी बात ये थी, कहाँ थी पब्लिसिटी, कहाँ था संयुक्त नेतृत्व भी, जो संयुक्त नेतृत्व था वो कहाँ था, मतलब कहीं तो दिखाई देता ना। पहले तो 7 चेहरों में जो स्थानीय 3 चेहरे थे उनको ढूंढना ही मुश्किल था। आज भी यदि देखिए तो उसमें दूर से हरीश रावत देखना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। तो आप आज जब चुनाव स्थानीय इश्यूज पर हो रहे हैं, कर्नाटक हिमाचल में आप स्वीकार कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर आपने स्थानीय नेतृत्व को पृष्ठभूमि में रख दिया। और एक जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला वो था, उस दुष्प्रचार का आप कोई काट नहीं कर पाए। आपने उस दुष्प्रचार पर मोहर लगा दी। एक झूठ पर जो है आप उसको सिद्ध प्रसिद्ध करते गए। आप ये लगा लीजिए कि पार्टी के अंदर निर्णय लेने की स्थिति ऐसी थी कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये था कि इसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रश्न उठाया है, उस व्यक्ति को हरिद्वार ग्रामीण जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ऑब्जर्वर बना करके भेज दिया गया। चाहे ठीक है वो मेरी बेटी का हिसाब किताब करने के लिए भेजा गया हो, लेकिन भेजा गया ना। तो ये सारी चीज़ें गंभीर बातें हैं। और उसमें जो अंतिम काम किया, लोगों में 1, 2, 3% भी जो लोग मुझसे सहानुभूति रखते थे, उनको एक मैसेज हो गया कि हरीश रावत इज़ नोवेयर नाउ। अच्छा रावत जी, एक आखिरी सवाल। आप हमेशा इस सवाल को टालते रहते हैं, आज इस सवाल का सही जवाब दे दीजिए। उत्तराखंड कांग्रेस में जो आपसी कलह है किस हद तक बढ़ चुकी है? देखिए, कलह नहीं है, मगर आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक है, और मैं उसका स्वागत करता हूं, और उसको मैं हमेशा शक्ति देने के लिए भी तैयार हूं। मगर मुश्किल ये हो रहा है कि आप पूरे यदि एक पक्षी तरीके से चीज़ों का संचालन करेंगे, होता क्या है, आपके पास यदि 4 बेटे कमाने वाले हैं तो चारों बेटों की संपदाओं का आकलन करके चारों को आपको काम सौंपना पड़ता है, उनको टूल्स देने पड़ते हैं, उनको साधन देने पड़ते हैं। यहाँ 2017 से सभी निर्णय एक पक्षीय आधार पर हो रहे हैं, सब जितने भी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष छोटे निर्णय, छोटे भी सबसे निर्णय। तो जो लोग निर्णय की प्रक्रिया में छूट जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय आधार पर कंपटीशन में हैं, सब जगह होता है। आकांक्षा किसी की कोई ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता है, कोई नगर पंचायत का अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई व्यक्ति जो है किसी और पद पर आना चाहता है, तो उन सब लोगों को जब यदि ये लगता है कि यार हमारा तो उपयोग ही नहीं हो रहा है, हम तो एक किनारे खड़े हैं, तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट का हम पिछले 5 साल में प्रॉपर तरीके से 7 साल के अंदर उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए मैन टू मैन मैचिंग के लिए पूरी क्षमता होते हुए भी, पूरी मैन पावर होते हुए भी, पूरी कैपेबिलिटी होते हुए भी कांग्रेस जो है भाजपा के सामने बौनी साबित हुई, और हमको उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हरीश रावत जो है प्रदेश प्रभारी से भी नाराज़ हैं। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं एक सत्य कह रहा हूँ। यदि सत्य कहना नाराज़गी है, मैं तो बल्कि ये प्रभारी से मैं बहुत इस बात से हूँ कि बहुत दिनों बाद हमको एक ऐसा प्रभारी मिला जो गांव-गांव जा कर के काम कर, जो फ्रंट से लीड करना चाहता है। इस गुण की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन समन्वय जो है
समता का आकलन और उपयोग करना समता का, ये सब चीज़ें जो है एक मिल करके जो ग्राफ बनना चाहिए था, हम ग्राफ नहीं बना पाए। 7 साल में मेरे सब सहयोगियों को ये आभास दिया गया कि भाई आप नहीं, क्योंकि आप हरीश रावत के सहयोगी हैं। और जबकि उत्तराखंड के अंदर आज भी जो कांग्रेस है, आप आकलन लगाइए, 2008 से मैं संगठनात्मक स्थिति से हटा हूँ उत्तराखंड में। आप जितने चेहरे हैं कहीं देखिए, किसी तालुका में देखिए, किसी ज़िले में देखिए, आपको 80% चेहरे वो दिखाई देंगे जो हरीश रावत के समय में आए। तो आप उन 80% में यदि लोगों को छांट करके आप 60% को काम पर लगा देते, आप 50% को काम पर लगा देते, तो आपकी ताकत बढ़ेगी ना। और उस 80% में अधिकांश लोग बिना काम के खड़े कर दिए हैं आपने, तो क्षमता का किसका ह्रास हो रहा है। और दूसरी तरफ आप जो है उस 20% में इजाफा नहीं कर पाए। 2008 के बाद होना ये चाहिए था कि 2008 से पहले की कांग्रेस जो हरीश रावत के समय में बनी थी, वो कांग्रेस का प्रतिशत इस समय कांग्रेस के अंदर केवल 15% होना चाहिए था, केवल कैडर के तौर पर जो है। और बाकी नई कांग्रेस होनी चाहिए थी 85%, और हो यहाँ उल्टा गया है। हाँ, पदाधिकारी जरूर जो है 15% जो 20% नए बने हैं उनमें से हो सकते हैं, लेकिन जो है जो 80% है वो आपको 80% जो नया लाना चाहिए था वो नहीं लाए। और इसीलिए बराबर मैं एक बात कहता रहा हूँ, जब मैंने कांग्रेस में बात की है, मैंने कहा है कि हर आदमी अपने साथ 2-3 नए आदमी जोड़े। और मैं आज आपके से उसमें कह रहा हूँ कि मैंने मेंबरशिप बनाने के लिए आप देश के अंदर किसी को पूछ लीजिए, कोई मेरी सीनियरिटी का व्यक्ति जगह जगह बैठ करके मेंबर साझी की हो। मैंने बैठ करके मेंबर साझी की है, अकेले पीसीसी में बैठ के नहीं की है, ब्लॉकों में जा करके की है, सड़कों के किनारे बैठ करके की है, ताकि लोग आए, नए लोग। तो जो नए लोगों का आगमन नहीं हो रहा है, ये हमारी कमजोरी है। और पुरानी समता का उपयोग न करना ये हमारी कमजोरी है। जिस दिन हम इस कमजोरी का समाधान निकाल देंगे, हमारे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। इस समय तो इन कमजोरियों के बावजूद हम मुकाबले में हैं और 5 की 5 सीटें लोकसभा की जीत रहे हैं। चलिए, आज हमने बात की हरीश रावत जी से। उन्होंने कई ऐसे राज खोले जो शायद इससे पहले इन्होंने नहीं कहे होंगे। अब देखना ये होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ लोग फिर टूट करके भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन इसका खंडन हरीश रावत जी ने किया है। फिलहाल ये भविष्य के गर्द में है कि आखिर आगे होने वाला क्या है। तो आज की शख्सियत में हमारे साथ थे हरीश रावत।